तो चलते हैं, आज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। आज का लेक्चर में हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड है, उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का कंटेंट जो है, मैंने Hypothesis Testing an Intuitive Guide for Making Data-Driven Decisions, which is written by Jim Frost, MS, इस बुक से लिया है। एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेसिफिकली MCQs टाइप ऑफ टेस्ट में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि लैंग्वेज पकड़ना, कि एग्जामिनर जो पूछ रहे हैं वो उसके लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जार्गन वर्ड्स होते हैं, और उस फील्ड के लोग का लैंग्वेज कैसा है और किस टर्म को मीन्स स्पेसिफिकली जार्गन टर्म्स को कैसे यूज करते हैं, वो भी समझना ज़रूरी होता है। जब तक हमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होएगी तब तक हमें डिफिकल्टी हो सकती है कि जैसे मान लो कि हम उसी मैटर को एक लेमन की तरह इंटरप्रेट करें तो कई बार गलतियां हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले उस फील्ड के जार्गन वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझें। इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि कोई भी एक बुक उठाओ और उसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे जब, तो एक तो हमें उस फील्ड से रिलेटेड जार्गन वर्ड्स मिलेंगे और वो लोग कैसे लिखते हैं वो भी चीज़ समझ में आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे ताकि हमें जार्गन वर्ड्स भी समझ में आए, उनके लैंग्वेज से हम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्ट। ए हाइपोथेसिस टेस्ट इज a statistical procedure that allows you to use a sample to draw conclusion about an entire population. More specifically, a hypothesis test evaluates two mutually exclusive statements about the population and determines which statement the data supports. And these two statements are the hypotheses that the procedure tests. So, important point, hypothesis test क्या है? ये एक statistical procedure है जो हमें allow करता है कि जो एक सैंपल जो हमने लिया, एक पॉपुलेशन से जो एक सैंपल ड्रॉ किया हुआ है, उस सैंपल को यूज करके हम उस इंटायर पॉपुलेशन के बारे में कोई कंक्लूजन हम ड्रॉ कर पाए। स्पेसिफिकली यदि देखें तो हाइपोथेसिस टेस्ट जो है वो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स अबाउट द पॉपुलेशन के बारे में, दो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स हैं उसको इवेलुएट करता है और ये डिटरमिन करता है कि डिटरमिन विच स्टेटमेंट द डेटा सपोर्ट्स। जो डेटा हमने कलेक्ट किया है पॉपुलेशन के बारे में, वो डेटा उस दो स्टेटमेंट के बारे में किसको सपोर्ट करता है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स हैं, इसका मतलब ही है कि दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, राइट। सो दीज टू, और ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं, इस दोनों स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस जो होगा वो नल हाइपोथेसिस होता है और दूसरे हाइपोथेसिस को हम लोग अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं। में हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड टर्म्स हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे।
चूंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ये प्रोसीजर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, एंड दस टू ड्रॉ रिलायबल कंक्लूजन्स, यदि मान लीजिए कोई भी रिलायबल कंक्लूजन हमें ड्रॉ करना हो सैंपल से, तो हमें सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है उसको समझना पड़ेगा या उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो सैंपल जो भी हम लोग पॉपुलेशन से जो सैंपल ड्रॉ करते हैं उसको डिस्क्राइब करता है। और हम लोग क्या करते हैं डिस्क्रिप्टिव से, वी सिंपली टेक ए ग्रुप एंड वो ग्रुप जिस ग्रुप में हम लोग इंटरेस्टेड हैं उस ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं और वी रिकॉर्ड द डेटा अबाउट द ग्रुप मेंबर्स। उसके बाद हम लोग समरी स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं, कुछ टेबल बनाते हैं एंड ग्राफ, और उस टेबल और ग्राफ से उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। विथ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देयर इज नो अनसर्टेनिटी, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, बिकॉज वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग ओनली द पीपल और आइटम्स दैट यू और वी एक्चुअली मेजर इट आउट। हम जो एक्चुअल जो मेजरमेंट जो होता है, जो कुछ भी हम लोग उसी को डिस्क्राइब करते हैं। इसलिए जो भी डेटा हम लोग डिस्प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेबल्स और ग्राफ, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती है। फॉर इंस्टेंस, इफ you measure test scores in two classes, you know the precise means for both the groups and can state with no uncertainty which one has higher mean. You are not trying to infer properties about a larger population. देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी डेटा है उसको डेटा इकट्ठा किया किसी एक ग्रुप के बारे में, उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्प्ले करते हैं विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स। एंड यहाँ पे गलती इसलिए नहीं होती, कोई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस हमें एक्चुअली जो हम लोग मेजर करते हैं वही चीज डिस्प्ले करते हैं। देखो, लेकिन यदि हमें उसी डेटा से जो भी सैंपल का जो डेटा था एक्चुअली उस डेटा को हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है, यदि उससे हमें कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना है और स्पेशली उस पॉपुलेशन के बारे में ड्रॉ करना है जिससे हमने सैंपल ड्रॉ किया था, तो उस केस में बहुत सारे इश्यूज जो है वो आते हैं जिसको हमें डील करना होता है। क्यों? क्योंकि हमारा मेन पर्पस ये होता है कि जो भी सैंपल से जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को वी वांट टू अप्लाई टू ए लार्जर पॉपुलेशन। इट्स नॉट जस्ट द स्पेसिफिक पॉपुलेशन इन द स्टडी। मतलब जो भी कंक्लूजन जो है वो सिर्फ हमें उस सैंपल के बारे में ही नहीं जानना है, उसी पे अप्लाई नहीं करना है, हमें उसके रिजल्ट को एक लार्जर पॉपुलेशन पे अप्लाई करना है, वो पॉपुलेशन जिससे हमने सैंपल ड्रॉ किया था। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टेस्टिंग ए न्यू मेडिकेशन, we do not want to know that it works only for the small selected experimental group. We want to infer that it will be effective for larger population. So we want to generalize the sample result to people outside the sample. Inferential statistics में हम लोग क्या करते हैं? Inferential statistics में हम लोग क्या करते हैं? we takes data from a sample and makes inferences about the larger population from which the sample was drawn. Consequently,
we need to have confidence that our sample accurately reflects the population. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि मान लो कि हमारा सैंपल जो है वो एक्यूरेटली पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो हमारा रिजल्ट जो होगा, हम उस रिजल्ट को लार्जर पॉपुलेशंस पे अप्लाई नहीं कर सकते, या यदि करेंगे भी तो एक्चुअली में वो करेक्ट नहीं होगा। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा सैंपल जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करना चाहिए पॉपुलेशन को। सो फॉर दैट हमें क्या करना चाहिए? वी शुड डिफाइन द पॉपुलेशन वी आर स्टडिंग, ड्रॉ ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम दैट पॉपुलेशन, यूज एनालिसिस दैट इनकॉर्पोरेट द सैंपलिंग एरर। अब यहां पे एक टर्म आता है सैंपलिंग एरर, आगे देखते हैं, राइट? We don't get to pick up a convenient group. Instead, random sampling हम करना चाहते हैं. Random sampling allows us to have confidence that the sample represents the population. This process is a primary method for obtaining samples that mirrors the population on average. Means random sampling जो है वो मेथड जो है वो एक्चुअली में पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। रैंडम सैम्पलिंग प्रोड्यूसेस स्टैटिस्टिक्स सच एज मीन दैट डू नॉट टेंड टू बी टू हाई और टू लो। यूजिंग ए रैंडम सैंपल वी कैन जनरलाइज फ्रॉम सैंपल टू ए ब्रॉडर पॉपुलेशन। यदि हमने रैंडम सैम्पलिंग ली है तो हम अपने रिजल्ट को जो है वो जनरलाइज कर सकते हैं, जो भी सैंपल से रिजल्ट मिला उसको ब्रॉडर पॉपुलेशंस के लिए हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। While samples are much more practical and less expensive to work with, there are trade-offs. Typically, we learn about the population by drawing a relatively small sample from it. We are very long way off from measuring all peoples or subject in that population. Consequently, when you estimate the properties of a population from a sample, the sample statistics are unlikely to equal the actual population value exactly. For instance, your sample mean is unlikely to equal the population mean. The difference between the sample statistics and the population value is called sampling error. देखो ये प्रैक्टिकल तो है नहीं कि हम सारे पॉपुलेशन के एक एक लोगों का हम कोई भी वैल्यू जो मेजर करना चाहते हैं वो हर ईच पॉपुलेशन का मेजरमेंट लें, तो इसलिए हम लोग सैंपल लेते हैं पहले। अब जो भी सैंपल से हमने एस्टिमेट करा प्रॉपर्टीज ऑफ द सैंपल, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉपुलेशन, वो कोई जरूरी नहीं है कि जो सैंपल से जो मेजरमेंट आया वो पॉपुलेशन से जो मेजरमेंट आता सारे लोगों का ईच पर्सन से मेजर। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल ले लो हाइट का ही मेजरमेंट ले लो, जो हमने सैंपल लिया वो सैंपल से जो मीन हाइट आएगा वो यदि हम सारे लोगों का हाइट लेते और मीन निकालते तो वो होता पॉपुलेशन मीन, और ये जो सैंपल से जो लेकर के हमने हाइट का मीन निकाला वो होगा हमारा सैंपल मीन। तो कोई जरूरी नहीं है कि सैंपल मीन विल बी इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। और ये जो डिफरेंस जो है वो डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड द पॉपुलेशन वैल्यूज, मतलब वही सैंपल स्टैटिस्टिक्स जो भी स्टैटिस्टिक्स जो सैंपल से जो स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हैं, आइदर यू टेक अप द मीन, जैसे फॉर एग्जांपल तो सैंपल का मीन पॉपुलेशन मीन
के बीच का जो डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस जो है उसको बोलते हैं हम लोग सैंपलिंग एरर। एक टर्म याद रखना है, द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड द पॉपुलेशन वैल्यू इज द सैंपलिंग एरर। और ये लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, इट इज impossible to measure the entire population to understand its properties। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, we take a random sample and then use hypothesis testing to analyze the sample data। क्या करते हैं, हम रैंडम सैंपल कर लेते हैं और फिर हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करते हैं उस डेटा को, सैंपल डेटा को एनालाइज करने के लिए। However, a crucial point, लेकिन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्या, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है इट मेक्स assumptions about the data collection process। Hypothesis testing makes assumptions about the data collection process। It is important to remember that hypothesis tests make assumptions about the data collection process। For example, these tests assumes that the data were collected using a method that tends to produce representative sample। After all, if the sample is not similar to the population, you won't be able to use the sample to draw conclusion about the population। Means यदि मान लो कि जो भी सैंपल हमने ड्रॉ किया है यदि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो then we won't be able to use the sample to draw conclusion about the population। रैंडम सैम्पलिंग जो है इज द मोस्ट कॉमनली नोन मेथड फॉर ऑब्टेनिंग एन अनबायस्ड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स, बट देयर आर अदर टेक्निक्स also available, but random sampling is the most commonly method for obtaining an unbiased representative sample। Population parameter versus sample statistics। A parameter is a value that describes a characteristic of an entire population, such as the population mean। Because you can rarely measure an entire population, you usually don't know the real value of a parameter। देखो पैरामीटर जो है वो किससे, तो वो इंटायर पॉपुलेशन के पैरामीटर का वैल्यू जो है वो इंटायर पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पॉपुलेशन मीन। अब मुश्किल क्या है कि हम चूंकि सारे इंटायर पॉपुलेशन को मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए पैरामीटर वैल्यू जो आएगा इट विल बी ऑलमोस्ट ऑलवेज अननोएबल। मतलब हम उसको जान नहीं सकते, मतलब अननोन पैरामीटर होता है, जनरली अननोन होता है, हमें पता नहीं होता, लेकिन वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। पॉपुलेशन पैरामीटर एग्जैक्ट पैरामीटर एग्जिस्ट करता है, पैरामीटर का वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम उसके डेफिनेट वैल्यूज को नहीं जानते हैं, वो हमेशा अननोन होता है। इसलिए अननोन होता है क्योंकि हम इंटायर पॉपुलेशन को हम जाकर के मेजर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एवरेज हाइट ऑफ एडल्ट वोमेन इन यूनाइटेड स्टेट्स इज ए पैरामीटर that has an exact value, we just do not know what it is। Population mean and standard deviation, ये दो कॉमन पैरामीटर्स हैं, आर टू कॉमन पैरामीटर्स जो स्टैटिस्टिक्स में यूज होते हैं। तो पॉपुलेशन मीन जहां पे वर्ड आएगा, इसका मतलब है कि वो पॉपुलेशन मीन पैरामीटर है, पैरामीटर है। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक पैरामीटर है जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। इन स्टैटिस्टिक्स में इसके लिए हम लोग ग्रीक सिंबल यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट पॉपुलेशन पैरामीटर सच एज म्यू फॉर
मीन के लिए म्यू यूज करते हैं और सिग्मा जो है फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। A statistic is a characteristic of a sample. If you collect a sample and calculate the mean and standard deviation, these are sample statistics. So sample का जो mean जो है वो और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम लोग डेटा कलेक्ट करके कर रहे हैं उसको हम वो लोग बोलते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स। और वो है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन पैरामीटर उसको बोलते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड। पॉपुलेशन का मीन पॉपुलेशन पैरामीटर है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन पैरामीटर है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स allow you to use sample statistics to make conclusions about a population, right? However, to draw a valid conclusions, you must use representative sampling technique. These techniques helps ensure that the samples produce unbiased estimate. Biased estimates are systematically too high or too low. You want unbiased estimate because they are correct on average. Use random sampling and other representative sampling methodology to obtain an unbiased estimate. देखो, एक तो है कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप क्या कर सकते हो कि जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स जो भी आपने कैलकुलेट किया है और जो सैंपल आपने इकट्ठा किया है उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो इंटायर पॉपुलेशन के बारे में। लेकिन ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स या हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो एश्यूम करता है कि जो सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, राइट। तो आप मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको वो डेटा कलेक्शन टेक्निक यूज करना है ताकि जो भी सैंपल आपने कलेक्ट किया है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। यदि ऐसा नहीं होगा, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो उसको हम बोलेंगे बायस्ड सैंपल है। और बायस्ड सैंपल यदि होगा तो वो हमेशा जो पॉपुलेशन के बारे में जो भी रिजल्ट, जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू जो होता है वो या तो टू हाई होगा या टू लो होगा। और हम हमेशा चाहते हैं कि अनबायस्ड जो है सैंपल मिले, क्योंकि उस जो अनबायस्ड सैंपल से जो भी आप पैरामीटर, जो भी स्टैटिस्टिक्स आप डिराइव करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मीन वैल्यू निकालते हो, वो मीन लगभग ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन मीन के बराबर हो जाता है, वो लगभग करेक्ट होता है। इसलिए रैंडम सैम्पलिंग जो है या अदर रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी हमें यूज करना चाहिए टू ऑब्टेन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ। Thus, in inferential statistics, we use sample statistics to estimate population parameters. For example, if we collect a random sample of adult women in India and measure their heights, we can calculate the sample mean and use it as an unbiased estimate of the population mean. We can also create confidence intervals to obtain a range that the actual population value likely falls within. मतलब हम फिर उसी डेटा से हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल भी क्रिएट कर सकते हैं जो एक रेंज प्रोवाइड करेगा, और उसी रेंज में पॉपुलेशन का वैल्यू मोस्ट लाइकली है कि पॉपुलेशन का वैल्यू जो होगा वो उसी रेंज में आएगा। म्यू जो है वो जैसे यहाँ पे एक टेबुलेटेड में पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू से डिनोट करते हैं, और सैंपल स्टैटिस्टिक्स से जो मीन निकालते हैं उसको सैंपल मीन बोलते हैं, और पॉपुलेशन पैरामीटर सिग्मा है, और सैंपल स्टैटिस्टिक्स से जो चीज हमने निकाला है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो जो होगा वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। रैंडम सैंपलिंग एरर, व्हेन यू have a representative sample, the sample mean and other characteristics are unlikely to equal the population value exactly.
The sample is similar to the population, but it never identical to the population. देखो सैंपल जो भी ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉपुलेशन से उसकी सिमिलरिटी होगी, लेकिन वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है. सैंपल इज नॉट आइडेंटिकल टू द पॉपुलेशन. So the difference between the sample statistics and the population parameter are known as sampling error. If you want to use sample to make inference about the population, you need statistical methods that incorporate estimates of the sampling error. The sampling error जो है, sampling error blurs the line between real effect and the random variations caused by sampling. और hypothesis testing क्या करता है? Hypothesis testing helps you separate those two possibilities. Right. Because population parameters are unknown, we also never know sampling error exactly. एक भी एक important point है. Because population parameters are unknown, we also never know sampling error exactly. However, using hypothesis testing, we can estimate the error and factor it into the test result. हम लोग देखो चूंकि पॉपुलेशन पैरामीटर अननोन है, इसलिए हमें सैम्पलिंग एरर भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि एरर ही है सैंपल स्टैटिस्टिक्स जो आया और पॉपुलेशन पैरामीटर का डिफरेंस. तो यदि पॉपुलेशन पैरामीटर अननोन है, इसलिए हम लोग सैंपलिंग एरर को भी कभी भी एक्यूरेटली नहीं जान सकते. राइट. सो लेकिन हाउएवर यूजिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करके वी कैन एस्टिमेट द एरर और उसको रिजल्ट में यूज कर सकते हैं एंड फैक्टर इट इनटू द टेस्ट रिजल्ट. टेस्ट रिजल्ट में हम लोग उसका यूज कर सकते हैं. नाउ द डिफरेंस बिटवीन द पैरामेट्रिक difference between the parametric statistics and non-parametric statistics or parametric versus non-parametric analysis. Parametric statistics is a branch of statistics that assume a sample data come from populations that are adequately modeled by probability distribution with a set of parameters. Parametric analyses are the most common statistical method. The most common assumption about the data following a particular distribution is often the normal distribution. देखो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि हमेशा ये अस्यूम करते हैं कि जो सैंपल डेटा जो है इट इज कमिंग फ्रॉम व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन कैन बी एडिक्वेटली मॉडल्ड बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस विथ ए सेट ऑफ पैरामीटर. यदि ऐसा है तो उससे जो भी स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हैं वो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स होगा. सो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स assumes sample data come from population that are adequately modeled by probability distributions with a set of parameters. और मोस्ट कॉमन जो assumption about the data जो है about following a particular distribution is like normal distribution. Conversely, non-parametric statistics do not assume that your data follow a particular distribution. A statistician use non-parametric analysis much less frequently than their parametric counterpart. A statistician हमेशा parametric statistics को prefer करते हैं compared with the non-parametric analysis. Now next concept है hypothesis testing. Hypothesis testing is a statistical analysis that uses sample data to assess two mutually exclusive theories about the properties of a population. A statistician calls these theories the null hypothesis and the alternative hypothesis. A hypothesis tests
assesses your sample statistics and factors in an estimate of sampling error to determine which hypothesis the data supports. मतलब hypothesis testing क्या करता है, वो जो भी assess किसको कर रहा है, sample statistics को assess कर रहा है और उसको यूज कर रहा है इन एस्टिमेटिंग द सैंपल एरर, सैंपलिंग एरर निकालने के लिए, और टू डिटरमिन कि कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो डेटा, मेरा डेटा जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया हो वो डेटा किस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है, वेदर इट सपोर्ट्स द नल हाइपोथेसिस और इट सपोर्ट्स द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. व्हेन you can reject the null hypothesis, the results are statistically significant. इसको बोलते हैं when you reject the null hypothesis, the results are statistically significant and your data supports the theory that an effect exists at the population level. null hypothesis में हमेशा मान के चलते हैं कि population में मतलब कोई difference नहीं है, there is no difference, the effect does not exist. और जब null hypothesis रिजेक्ट करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमारा डेटा जो है इस थ्योरी को सपोर्ट करता है कि इफेक्ट जो है एग्जिस्ट करता है एट द पॉपुलेशन लेवल. हाइपोथेसिस टेस्ट्स यूज सैंपल डेटा टू आंसर क्वेश्चंस लाइक द फॉलोइंग: इज द पॉपुलेशन मीन ग्रेटर देन और लेस देन ए पर्टिकुलर वैल्यूज? Are the means of two or more population different from each other? For example, if we study the effectiveness of a new medication by comparing the outcomes in a treatment and control group, hypothesis tests can tell us whether the drug's effect that we observe in the sample is likely to exist in the population. After all, we don't want to use the medication if it is effective only in a specific sample. Instead, we need evidence that it will be useful in the entire population of patients. Hypothesis tests allows us to draw this type of conclusion about the whole population. Null hypothesis. Null hypothesis में हमेशा नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज नो इफेक्ट, हमेशा इसमें मान के चलते हैं द इफेक्ट साइज इक्वल्स 0, और इसको जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे H0 जो है वो 0 जो दिख रहे हैं यहाँ पे ऑफन सिग्निफाइज द नल. हम कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करें उसमें रिसर्चर जो भी रिसर्च करता है वो टेस्ट करना चाहता है किसी इफेक्ट ऑफ सम सॉर्ट, किसी भी टाइप का, लाइक जैसे मान लो कि उसका हो सकता है इफेक्टिवनेस ऑफ ए न्यू वैक्सीन, उसका इफेक्ट क्या है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्ट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड सो ऑन. सो उसको होप होता है देयर इज सम बेनिफिट और डिफरेंस दैट रिसर्चर होप टू आइडेंटिफाई. इसका कोई बेनिफिट है या नहीं है, या कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसके लिए वो डेटा कलेक्ट करता है और उसी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है. देखो, रिसर्चर डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना चाहता है या इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहता है, इसलिए उसने डेटा कलेक्ट किया, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इफेक्ट हो ही या डिफरेंस हो ही. सो देयर माइट बी नो इफेक्ट और नो डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स. तो उस केस में इफ यू कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, एंड जब आप नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं यू कैन फेवर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस which states that the effect exists, that is it is not equal to 0 at the population level. You can think of the null as the default theory that requires sufficiently strong evidence in your sample to be able to reject it. For example, when you are comparing the means of two groups, the null often states the difference between the two means equal 0. In other words, the groups are
not different. Alternative hypothesis is the other theory about the properties of the population in hypothesis testing. Typically, alternative hypothesis asserts that a population parameter does not equal the null hypothesis value. In other words, there is a non-zero effect. If your sample contains sufficient evidence, you can reject the null and favor the alternative hypothesis, which is H1 or HA, usually identifies as the alternative. So हमने क्या देखा कि अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस में जो है हमेशा नल हाइपोथेसिस का अपोजिट जो होगा वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा. फॉर एग्जांपल हियर if you are comparing the means of the two group, alternative hypothesis often states that the difference between the two means does not equal 0, जबकि null hypothesis में होगा the two means are equal to 0. Next concept है effect. The effect is the difference between the population value and the null hypothesis value. The effect is also known as the population effect or the difference. For example, the mean difference between the health outcome for a treatment group and a control group is the effect. The mean difference between the health outcome for a treatment group and a control group is the effect. Typically, you do not know the size of the actual effect. However, you can use a hypothesis test to determine whether an effect exists and estimate its size. For example, if the mean of one group is 10 and the mean of another group is 2, the effect is 8. Which is the, देखो एक्चुअली में क्या है, इफेक्ट क्या है, ये जो it is the mean difference between the like health outcome for a treatment group and control group. तो यहाँ पे दिखा है कि मीन एक ग्रुप का मीन 10 है और दूसरे ग्रुप का मीन जो है वो 2 है, तो इफेक्ट जो होगा 10 माइनस 2 इट विल बी इक्वल टू 8. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंस लेवल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा. The significance level defines how strong the sample evidence must be to conclude an effect exists in the population. What is significance level defines how strong the sample evidence must be to conclude an effect exists in the population. The significance level, also known as alpha, the significance level, also known as alpha, is an evidentiary standard that researchers set before the study. It specifies how strongly the sample evidence must contradict the null hypothesis before you can reject the null for the entire population. This standard is defined by probability of rejecting a true null hypothesis. In other words, it is the probability that you say there is an effect when there is no effect. Lower the significance levels indicate that you require substantial evidence before you reject the null hypothesis. देखो तुमको ने यहाँ पे एक्चुअली में ये सारे टर्म्स जो है ना, अल्फा हो या चाहे जो भी स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं, इसको काफ़ी अच्छे से ना मतलब सुन करके बिल्कुल मनन करने की ज़रूरत है बेसिकली, क्योंकि जब तक वो बात बैठेगी नहीं ना तो कैसे जो क्वेश्चन जो फ्रेम करके आएगा ना वो समझ नहीं आएगा. तो इसलिए आपको टर्म पकड़ना पड़ेगा. जैसे मान लो कि यहाँ पे है कि अल्फा जो है इट इज द standard is defined by the probability of rejecting true null hypothesis. So term ये भी यूज कर सकता है
कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, वो वैल्यू जो होगा अल्फा का वैल्यू जो होगा वो प्रोबेबिलिटी से, मान लो अल्फा का वैल्यू यदि 0.05 है, इट मींस ट्रू नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.05 है। या इन अदर वर्ड्स में आप ये भी बोल सकते हो, इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि देयर इज एन इफेक्ट व्हेन देयर इज नो, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज, जिस प्रोबेबिलिटी मतलब कि अल्फा जो है, जैसे मान लो कि 0.5, यदि अल्फा का वैल्यू मान लो कि 0.5 है, सो 0.5 इज द प्रोबेबिलिटी that you should, with that probability we can say that there is a effect, जबकि एक्चुअली में when there is no effect, जब भी कोई इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर भी जो है 0.05 प्रोबेबिलिटी है कि हम बोल रहे हैं कि ये इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, राइट। तो आपको वर्डिंग्स, इस स्लाइड पे जो वर्डिंग्स लिखा हुआ है ना, उसको एक बार ध्यान से मतलब बार बार पढ़ना पड़ेगा, और जब भी एमसीक्यूज करते हो उस समय पे आपको समझना पड़ेगा, और समझ के आंसर करते करते कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप्ड होता जाएगा एंड द थिंग्स विल इम्प्रूव। सिग्निफिकेंस लेवल का कॉन्सेप्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जो बेसिकली सबसे स्टडी शुरू होने के पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि अल्फा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, या सिग्निफिकेंस लेवल का वैल्यू जो है हम कितना रखेंगे। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि वो सिग्निफिकेंस लेवल क्या डिफाइन करता है, किस चीज को डिफाइन कर रहा है वो समझना, और तब है कि उसका वैल्यू लिमिट करना, राइट। तो यदि उसके डिफाइंस में देखोगे तो ये बोल रहा है कि हाउ स्ट्रॉन्ग द सैंपल एविडेंस मस्ट बी टू कंक्लूड एन इफेक्ट एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन। मतलब देखो इसमें होता क्या है कि हम सैंपल पॉपुलेशन से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं, और उस सैंपल पे जाकर के हम लोग स्टडी कर रहे हैं कोई दो ग्रुप में कि डिफरेंस है कि नहीं है, कोई भी इफेक्ट, जैसे मान लो कि कोई मेडिसिन दिया हमने, राइट, तो मेडिसिन का इफेक्ट है कि नहीं है, उसको देखने के लिए मैंने कुछ सैंपल इकट्ठा करा, कुछ लोगों को लिया, उसको दवाई दी, एक कंट्रोल ग्रुप बना लिया, राइट, उसको प्लेसेबो दे दिया, और दोनों के बीच में जो इफेक्ट जो है, यदि मान लो कि हम चाहते थे कि उसका कंडीशन इंप्रूव हो, तो कितने लोगों का इंप्रूव हुआ। जैसे मान लो कि मीन एक ग्रुप में मान लो कि 10 लोगों का इंप्रूवमेंट हुआ, और जिनको प्लेसेबो दिया उसमें से 2 लोगों का इंप्रूवमेंट हुआ, करेक्ट। तो इफेक्ट जो होगा उस केस में 10 - 2 मीन का जो डिफरेंस होगा वो 8 इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट साइज विल बी इक्वल टू 8 इन दैट केस, राइट। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब भी हम करेंगे, अब मान लो कि जो ये इफेक्ट साइज जो है, राइट, उसी को उसको क्या करना है, पॉपुलेशन पे अप्लाई करना है बेसिकली। अब तो सैंपल में तो इतना मिला 8, उसी चीज को क्या कर रहा है, पॉपुलेशन पे अप्लाई करने जा रहा है जाएगा। तो ये बोल रहा है यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल जो है, अब तो डेटा तो आ गया, लेकिन अब मुझे हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, क्योंकि सैंपल जो लिया उसमें सैंपलिंग एरर होगा। दूसरा एजम्पशंस कि किस टाइप का जो पॉपुलेशन जो था वो किस टाइप का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता था, राइट। वो सारी चीजों को कंसीडर करके मुझे एक डिसीजंस लेना है कि मैं इस रिजल्ट को जो सैंपल से जो आया है उसको पॉपुलेशन पे अप्लाई करूं या ना करूं, करेक्ट, करूं या ना करूं। तो करूं या ना करूं में वो डिसीजंस लेने में हमने 2 तरह के हाइपोथेसिस बना दिया। एक नल हाइपोथेसिस बना दिया कि कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, और अल्टरनेटिव बता दिया कि इफेक्ट जो है मतलब पहले वाला नल हाइपोथेसिस देयर इज नो इफेक्ट, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना दिया मैंने कोई इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट एग्जिस्ट, राइट। अब नाउ अब है कि मुझे अब
अब डेटा आया हुआ है मेरे पास लोगों का, अब उसके बेसिस पे मुझे ये डिसाइड करना है ना कि मैं किसको एक्सेप्ट करूं, इफेक्ट है उसको या इफेक्ट नहीं है उसको, किसको एक्सेप्ट करूं। दो मेरे पास हाइपोथेसिस, राइट। तो वो बोल रहा है कि नल हाइपोथेसिस जो है, जो आपका एजम्पशन है कि नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है, राइट, उसके लिए आप जब भी डिसीजन लोगे तो उसमें एक प्रॉब्लम तो हमेशा आना है कि भाई हो सकता है कि एक्चुअली में पॉपुलेशन में इफेक्ट हो, राइट, हो, और आप यहां पे रिजेक्ट कर दें कि नहीं जी कोई इफेक्ट नहीं है। इस टाइप का एरर तो आएगा, इस टाइप का तो प्रॉब्लम हमेशा आएगा। भाई मान लो कि एक्चुअली में आपने आपका डेटा जो आया वो डेटा हो सकता है कि बोले ठीक है जी इफेक्ट नहीं है, या वो बोलेगा कि इफेक्ट है, तो उसकी कितनी श्योरिटी है, समझ गए। ये सारे कॉन्सेप्ट, ये बातें आती हैं बीच में। तो वहां पे बोल रहा है कि हाउ स्ट्रॉन्ग द सैंपल एविडेंस, जो सैंपल से जो एविडेंस जो आया, 8 का जो डिफरेंस आया वो कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट, must be to conclude the effect exists in the population। तो वो सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड करता है, क्या डिफाइंस हाउ स्ट्रॉन्ग द सैंपल एविडेंस मस्ट बी, मतलब सैंपल एविडेंस एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि हम कह पाए, कंक्लूड कर पाए कि एक्चुअली में इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो एक तो होगा सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब ये, समझ गए कि कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ताकि मैं कंक्लूड कर पाऊं कि इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज इसको बोला कि ये इसका नाम जो है, इसको अल्फा भी बोला जाता है एज ए नेम। ये इविडेंटरी स्टैंडर्ड्स है जो रिसर्चर सेट्स बिफोर द स्टडी शुरू करने के पहले इसको डिफाइन करना पड़ता है। इट स्पेसिफाइज हाउ स्ट्रांगली द सैंपल एविडेंस मोस्ट कंट्राडिक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब जो सैंपल एविडेंस जो आया वो नल हाइपोथेसिस को जब कंट्राडिक्ट करेगा तभी तो हम रिजेक्ट करेंगे ना, समझ गए। और यहां पे बोला कि इफेक्ट साइज को कंक्लूड करने के लिए है कि इतना कम से कम ये सिग्निफिकेंस लेवल है, इतना है कि मैं बोल रहा हूं कि ये इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। और यहां पे बोल रहे वही चीज, द सेम कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि वो नल हाइपोथेसिस को कंट्राडिक्ट करता है बिफोर यू कैन रिजेक्ट द नल फॉर इंटायर पॉपुलेशन। मतलब नल फॉर इंटायर मतलब कि उसके पॉपुलेशन के बारे में डिसीजंस ले रहा हो ना कि देयर इज नो इफेक्ट, इसको रिजेक्ट करने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ये चीज। तो एक पहला क्या बोला कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, वो सिग्निफिकेंस लेवल बताएगा। दूसरा क्या बोला कि कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जिससे आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हो, राइट। तीसरा बोला this standard is defined by the probability of rejecting a true null hypothesis, मतलब एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड करता है कि एक ट्रू नल हाइपोथेसिस है, मतलब एक्चुअली में डिफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये भी सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड करता है, करेक्ट। वो बोला इन अदर वर्ड्स द प्रोबेबिलिटी दैट, दूसरे को बोलो कि इस, जैसे मान लो कि अल्फा का वैल्यू 0.05 है, तो विथ 0.05 प्रोबेबिलिटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि देयर इज ए इफेक्ट बट एक्चुअली में इफेक्ट नहीं है, समझ गए। तो इतनी मीनिंग इसके डेराइव हो सकता है सिग्निफिकेंस लेवल से। क्या पहला चीज कि कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है सैंपल से जो हमें मिला है वो कितना स्ट्रॉन्ग है कि हम बोल सकते हैं कि इफेक्ट एग्जिस्ट करता है पॉपुलेशन में। दूसरी चीज हमने देखी कि इट इज कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि हम नल हाइपोथेसिस को कंट्राडिक्ट कर पाए,
तीसरी बात हमने देखी कि इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। 3 बात, ये चीज जो कहां से मिलता है हमें, सिग्निफिकेंस लेवल से मिलता है और अल्फा से मिलता है। ओके अरे ये रिकॉर्ड ही नहीं किया, पॉज नहीं है, अरे वाह ग्रेट, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, अच्छा है तुमको समझा दिया ना, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। पूरी स्लाइड अभी तक रिकॉर्ड ये नहीं रिकॉर्ड किया, मैं ऐसे ही समझा रहा था। अकॉर्डिंग अप्रोच तो अल्फा जो अल्फा क्या डिसाइड करता है, सिग्निफिकेंस लेवल और अल्फा इट डिसाइड्स कि हाउ स्ट्रांगली, मतलब सैंपल एविडेंस कितना स्ट्रांग है कि हम ये बोल पाए कि इफेक्ट साइज जो है इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। ये प्रोबेबिलिटी है, ये बताती है कि ट्रू नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। और तीसरे टर्म्स में हम ये बताते हैं कि सैंपल एविडेंस कितना स्ट्रांग है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 0.05 या 0.1 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5%, यदि अल्फा का वैल्यू 0.05 है तो उसका मतलब क्या हुआ कि 5% प्रोबेबिलिटी है कि ट्रू नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकता है। यदि अल्फा का वैल्यू 0.01 है तो इसका मतलब है कि 1% प्रोबेबिलिटी है कि अल्फा की न ट्रू नल हाइपोथेसिस भी रिजेक्ट हो सकता है। So, for example, a significance level of 0.05 signifies that a 5% risk है of deciding that an effect exists when it does not exist. जबकि इफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी कितना रिस्क है, 5% का रिस्क है कि हम बोल सकते हैं कि इफेक्ट जो है एग्जिस्ट करता है, राइट। और हमेशा दोनों चीज यूज करना है, यूज पी वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस लेवल टुगेदर टू डिटरमिन विच हाइपोथेसिस द डेटा सपोर्ट्स, राइट। तो आपका जो भी डिसीजन होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, 2 चीज के वैल्यूज पे होगा, एक पी वैल्यू पे होगा और दूसरा जो होगा वो सिग्निफिकेंस लेवल पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पी वैल्यूज का है। देखो, पी वैल्यू इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, राइट। क्या है, पी वैल्यू इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल एविडेंस अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में कितना एविडेंस है वो जो है पी वैल्यू देता है, बताता है। इफ इट इज लेस देन द सिग्निफिकेंस लेवल, यदि मान लो कि सिग्निफिकेंस लेवल से यदि इसका वैल्यू कम है, योर रिजल्ट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। यदि पी वैल्यू का पी वैल्यू जो भी आएगा उसका वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल से यदि कम है, इसका मतलब रिजल्ट जो भी आपका आया है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। P values are the probability that you would obtain effect observed in your sample or larger if null hypothesis is correct, right? P value क्या है? P value is the probability that you would obtain observe, यदि सैंपल में आप ऑब्जर्व करते, राइट, इतनी प्रोबेबिलिटी है, पी वैल्यू का वैल्यू कोई भी लिखा है, इतनी प्रोबेबिलिटी है कि इफेक्ट ऑब्जर्व होएगा जब नल हाइपोथेसिस सही है। तो नल हाइपोथेसिस के सही होने के बावजूद भी क्या होगा, ये पी वैल्यू का जो आएगा वो ये बताएगा कि इतना प्रोबेबिलिटी है कि इफेक्ट दिखेगा। इट विल बी इफेक्ट, you would obtain the effect observed in your sample और larger, उससे ज्यादा या उतना का इफेक्ट आने का, जो भी आपको इफेक्ट दिख रहा है यदि उसका पी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, राइट, तो ये बताता है प्रोबेबिलिटी कि यदि नल हाइपोथेसिस सही है
तो भी इफेक्ट दिखेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। समझ गए? इन सिंपलर टर्म, p values tell you how strongly your sample data contradict the null hypothesis. p value क्या बोलते हैं? How strongly your sample data contradict the null hypothesis. Yes sir. So in simpler term, p value tells how strongly your sample data contradict the null hypothesis. Right. Lower p values represent a stronger evidence against the null hypothesis. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोअर पी वैल्यू जो होगा, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्गर एविडेंस अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस। सो नल हाइपोथेसिस पी वैल्यू क्या इंडिकेट करता है? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस बोलता है, राइट? अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस इंडिकेट करता है कि सैंपल एविडेंस जो है इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल एविडेंस। मतलब जो हमें सैंपल से जो कुछ भी एविडेंस मिल रहा है, जो कुछ भी रिजल्ट मिल रहा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, किसके अगेंस्ट में? नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में। एक बात, राइट? एंड इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि इफेक्ट ऑब्जर्व होगा जबकि नल हाइपोथेसिस करेक्ट है। इसका मतलब इफेक्ट नहीं है तो भी इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी वो होती है बेसिकली। तो वो क्या है? नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट ही तो हुआ ना, वो एविडेंस जो भी होगा नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट हो जाएगा, राइट? और बोल रहे इन सिंपलर टर्म क्या है कि इट टेल्स यू हाउ स्ट्रांगली द सैंपल्ड एविडेंस कंट्राडिक्ट योर नल हाइपोथेसिस। तो ये बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहा है लोअर द पी वैल्यूज स्ट्रॉन्गर द एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही है तो ठीक है। If the p value is less than or equal to the significance level, you can reject the null hypothesis and your results are statistically significant. The data supports the alternative hypothesis and the effect exists in the population. When the p value is greater than the significance level, right, your sample data do not provide enough evidence to conclude that the effect exists. Here is the statistical terminology for these decisions. When p value is less than or equal to the significance level, you reject the null hypothesis. When p value is greater than the significance level, you fail to reject the null hypothesis. उस केस में आपको null hypothesis आप reject नहीं कर सकते. If you need help remembering this general rule about comparing p value to a statistical significance level, here are two mnemonics phrases. क्या है? When p value is low, null must go. When p value is low, null must go, right? Or if p value is high, the null will fly. Yeah? If when p value is low, the null must go. मतलब वो उसको null को जाना पड़ेगा, reject करना पड़ेगा. And if p value is high, the null will fly. मतलब hero, right? huh? Statistical significance एक word आता है. When your p value is less than the significance level, your results are statistically significant. This condition indicates the strength of the evidence in your sample, that p value exceeds the evidently defined significance level. Your sample evidence provides sufficient evidence to conclude that the effect exists in the population. समझ गए? If when your p value is less than the significance level, your results are statistically significant.
This condition indicates the strong strength of the evidence in your sample. जो सैंपल से जो p वैल्यू exceeds the evidently defined, right, significance level, उससे वो ज्यादा हो गया, right. Your sample evidence provides sufficient evidence to conclude that the effect exists in the population. Confidence interval में in inferential statistics the principal goal is to estimate the population parameter. Basically main goal जो है population parameter को estimate करना है. These parameters are the unknown values for the entire population, such as population mean and standard deviation. These parameter values are not only unknown but almost always unknowable. Typically it is impossible to measure the entire population. The sampling error जो पहले हमने मेंशन किया है, मतलब आगे हम पढ़ा चुके हैं, mentioned earlier, produces uncertainty or a margin of error around our estimate. कि सैम्पलिंग एरर जो होगा, जो भी उसके चलते एरर जो होगा वो हमेशा कुछ ना कुछ मार्जिन ऑफ एरर होगा बेसिकली, क्योंकि आप पूरे इंटायर पॉपुलेशन को वैसे भी आप मेजर नहीं कर सकते. तो जो भी आप सैंपल लोगे तो एक्चुअल पॉपुलेशन का क्या पैरामीटर है वो हमें पता चलना है नहीं, राइट. और वो डिफरेंस हमेशा एग्जिस्ट करेगा. Suppose we define our population as all high school basketball players, then we draw a random sample from this population and calculate the mean height 181 centimeter. This sample estimate of 181 centimeter is the best estimate of the mean height of the population because the mean is from a sample. It is virtually guaranteed that our estimate of population parameter is not exactly correct. क्योंकि पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर आप एग्जैक्टली जा ही नहीं सकते, क्योंकि सारे लोगों का जब मेजर करोगे तब जाकर के आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, वो सैंपल से जो आपने मीन कैलकुलेट किया उसके बराबर नहीं होगा. कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या करता है? इनकॉर्पोरेट्स द अनसर्टेनिटी. कितनी अनसर्टेनिटी है, राइट, एंड सैंपल एरर, दोनों चीज. एक तो मेजरमेंट में जो भी अनसर्टेनिटी होती है वो, राइट, एंड सैंपल एरर, कितना का एरर हो सकता है, टू क्रिएट ए रेंज ऑफ वैल्यूज दैट एक्चुअल पॉपुलेशन वैल्यू इज लाइकली टू फॉल विद इन. सो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है. कॉन्फिडेंस इंटरवल इनकॉर्पोरेट द अनसर्टेनिटी एंड सैंपलिंग एंड सैंपल एरर टू क्रिएट ए रेंज ऑफ वैल्यूज दैट एक्चुअल पॉपुलेशन वैल्यू is likely to fall within. For example, a confidence interval of 176 to 186 indicates that we can be confident that the real population mean falls within this range. तो population का mean जो होगा वो इसके रेंज में 176 से लेकर के 186 में लाई करेगा. तो ये confidence interval है. नाउ एक्चुअली में अब शुरू होता है, ये सारे थे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड विथ हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड. ये सारे हमने एक एक करके अभी जो था हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया. सो नाउ विल स्टॉप इट हियर बिकॉज ऑलरेडी हमारा लेक्चर जो है